Yes, hello. Good evening, everyone. Good evening to all of you. Good evening, everyone. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Good evening, Divya. Good evening, Simmi. Good evening, Surendra. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है, सभी लोग एक बार कंफर्म कर लेंगे। गुड इवनिंग मोहंती, गुड इवनिंग गुज्जर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है। वेरी गुड। आवाज़ सभी को ठीक आ रही, किसी को कम तो नहीं आ रही है? हाँ, सभी को आवाज़ ठीक आ रही है। वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग अस असिया। वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? अरे भाई, कैसे हो? कैसी चल रही पढ़ाई? कैसे हो और कैसी चल रही है प्रिपरेशन? वेरी गुड। गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग। सो आई होप यू ऑल आर गुड एज यूजुअल। हमेशा की तरीके बिल्कुल बढ़िया हैं और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और सभी लोगों ने फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग और लीनियर मेजरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं गेट और ईएससी के, उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। यस और नो? हैव यू सॉल्व द पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट एंड ईएससी फॉर 2 चैप्टर्स? फंडामेंटल अभी कंपास सर्वेइंग के लिए मना किया था आपको कि कंपास सर्वेइंग के लिए नहीं करना। अब आज के बाद कंपास सर्वेइंग भी स्टार्ट कर लेना। तो 2 चैप्टर हम लोगों ने अर्लियर कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो था फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग और दूसरा था लीनियर मेजरमेंट। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, गेट के सॉल्व कर लिए हैं, ईएससी के बचे हुए हैं। टाइम निकाल के, टाइम मैनेज करके उसको भी कंप्लीट कर लीजिए बेटा। साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? जिस समय जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उन, क्योंकि उस समय आपके सारे कंसेप्ट्स आपको समझ में आ जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, तो एक बार उन कंसेप्ट्स को अप्लाई जरूर करके देख लीजिए। थोड़े दिन बाद अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो इफिशियंसी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? तो ये बिल्कुल प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी है कि जो जो चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं, साथ साथ आप लोग उसके क्वेश्चन भी करते रहिए। देखो, उद्देश्य मकसद एक ही है कि अगर टाइम दिया जा रहा है, अगर मेहनत की जा रही है तो रिजल्ट आने चाहिए। क्यों भाई? है कि नहीं? तो अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, तो आई थिंक हमें ये काम करने चाहिए। एनीथिंग फॉर द रिजल्ट, हाँ? तो सारे एफर्ट करेंगे रिजल्ट के लिए, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। तो आई होप दोज हु आर रेगुलर इन द क्लास हैव ज्वाइन द क्लास। जो लोग भी रेगुलर हैं, सभी लोगों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है और अब हम लोग आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करी थी कंपास सर्वेइंग से रिलेटेड, कि भैया कंपास सर्वेइंग होता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। कंपास सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है, ये हम लोगों ने बातचीत की। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंस के लिए 2 तरीके की मेरिडियन को, ट्रू मेरिडियन को और मैग्नेटिक मेरिडियन को। और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया बियरिंग को। तो किसी भी लाइन का अगर आप हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं विद रेफरेंस टू द मेरिडियन, तो उसको आपने बोला था बियरिंग। दो रेफरेंस के बेसिस पे 2 तरीके की बियरिंग को भी डिफाइन किया था हम लोगों ने। ट्रू बियरिंग के बारे में बात की थी और मैग्नेटिक बियरिंग के बारे में बात की थी। जब ये बेसिक टर्मिनोलॉजी में मेरिडियन और बियरिंग की बात कर ली थी, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेजिग्नेशन ऑफ द बियरिंग।
बियरिंग को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से सिस्टम थे, इस पे डिस्कशन किया हम लोगों ने। तो पहला सिस्टम हम लोगों ने देखा था होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। उसकी करेक्टरिस्टिक्स और उसके फीचर्स क्या थे कि हमेशा एंगल हम नॉर्थ से मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करेंगे। WCB सिस्टम में किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एंगल सफिशियंट होगा, और किसी भी लाइन की जो बियरिंग होगी वो 0 से लेकर 360 डिग्री तक वेरी करेगी अगर हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं WCB सिस्टम में। दूसरा सिस्टम आपने देखा था RB और QB सिस्टम। तो RB और QB सिस्टम की अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रेफरेंस हमारा नॉर्थ भी हो सकता है और रेफरेंस हमारा साउथ भी हो सकता है। जिस भी लाइन की बियरिंग आप मेजर करना चाह रहे हैं, आप ये चेक करेंगे कि वो लाइन नॉर्थ के पास में दिख रही है या साउथ के पास में दिख रही है। जहाँ से भी लाइन नियर होगी वहाँ से हम रेफरेंस लेके मेजरमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एज देयर आर टू रेफरेंसेस नॉर्थ एंड साउथ, तो डायरेक्शन की अगर बात करें तो क्लॉकवाइज एंगल भी मेजर कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज एंगल भी मेजर कर सकते हैं। केवल एंगल से किसी भी लाइन की बियरिंग को हम परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो हमें रेफरेंस या डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी कि हम कहाँ से एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं और कहाँ तक मेजरमेंट कर रहे हैं और कितना एंगल मेजर कर रहे हैं। तो नॉर्थ थीटा ईस्ट, नॉर्थ थीटा वेस्ट, साउथ थीटा ईस्ट, साउथ थीटा वेस्ट, कुछ इस तरीके से आपने बियरिंग को रिप्रेजेंट किया था RB और QB सिस्टम में। किसी भी लाइन की बियरिंग को मेजर करेंगे, अगर रिप्रेजेंट करेंगे RB और QB सिस्टम में, तो उसकी जो रेंज हो सकती है वो 0 से लेके 90 डिग्री तक हो सकती है, क्योंकि किसी भी लाइन की बियरिंग RB और QB सिस्टम में किसी एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में ही लाई करेगी। ये भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और लास्ट में चलते चलते ये बात की थी कि कंपास सर्वेइंग में दो तरीके के कंपास यूज होते हैं। एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा होता है सर्वेयर कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास की जो वर्किंग होती है दैट इज बेस्ड ऑन द WCB सिस्टम, और सर्वेयर कंपास की जो वर्किंग होती है दैट इज बेस्ड ऑन द RB और द QB सिस्टम। यहाँ तक की बातचीत करी गई थी। कंफर्मेशन चाहिए भैया। यहाँ तक की बातचीत, यहाँ तक का डिस्कशन सभी को अगर क्लियर है तो एक बार जरा चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दो। इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। यही सब तो पढ़ा था। देख रहे हो कितना कम टाइम लगता है रिवाइज करने में। कितनी देर लगेगी? हार्डली 3 to 4 मिनट लगा होगा कल का लास्ट का पूरा लेक्चर रिवाइज करने में। बताओ अगर इससे ज्यादा टाइम लगाओ। हाँ हाँ, वो करा देंगे, करा देंगे रुद्र, करा देंगे, करा देंगे। अभी बहुत टाइम है, कहीं ना कहीं बीच में करा देंगे। ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तुम लोगों के लिए जो क्लास प्लान कर, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की एक क्लास बची हुई है ना, तो अब ये बताओ सैटरडे संडे में कब प्लान कर ली जाए, जैसा तुम बोलो। सैटरडे संडे में एक बार मैं शेड्यूल अपना देख लेता हूँ। एक जस्ट 1 मिनट दो, फिर मैं बताता हूँ, फिर बात कर लेते हैं। और अभी इसीलिए मैंने टाइम भी नहीं फाइनल किया था। तो एक जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, ऑलमोस्ट डन। सैटरडे 8 PM, ठीक है। तो भाई अपने पास संडे को टाइम है, क्योंकि सैटरडे को ऑलरेडी 8 PM पे मेरी एक क्लास लगी हुई है, सेशन लगा हुआ है यूट्यूब पर। ठीक है, तो संडे कर लें। सैटरडे क्योंकि ऑलरेडी क्लास है, मॉर्निंग में देखो स्लॉट अवेलेबल नहीं है। अभी जो मेरी बात हुई है, अभी जो मेरी बात हुई है, ठीक है, मॉर्निंग में मेरे लिए जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, एग्जिस्टिंग क्लासेस चल रही हैं, उसके लिए मॉर्निंग ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। जस्ट इस क्लास के पहले ही अभी मेरा डिस्कशन हुआ है। ठीक है, इस क्लास के पहले ही मेरा डिस्कशन हुआ है। तो मुझे ये बताया गया है कि सैटरडे और संडे में हमारे पास इवनिंग वाला स्लॉट अवेलेबल है। अब उसमें भी कहानी क्या है? उसमें कहानी ये है कि सैटरडे को मेरा इवनिंग में एक सेशन लगा हुआ है यूट्यूब में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास संडे को ही एक ऑप्शन बचता है। ठीक है, तो संडे को कर लें, कर लेते हैं। एक ही क्लास बची हुई है, टॉपिक हमारा इनकम्प्लीट सा है, अननेसेसरी इनकम्प्लीट सा रह गया। इतना बढ़िया फ्लो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था।
कोई बात नहीं, हो जाते कभी कभी कोई रीजन, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं अभी। ठीक है, अदरवाइज फिर वो एक वीक के लिए डिले हो जाएगा। अगर सैटरडे संडे आप नहीं करेंगे अभी, तो फिर वो एक वीक के लिए डिले होगा, क्योंकि वीक डेज में लगातार क्लासेस हैं, तो फिर सैटरडे संडे ही नंबर आएगा। तो संडे इवनिंग में कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? संडे कर लेते हैं, 6-7 बजे शाम को एक क्लास रख लेंगे और आराम से अपना डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे जब तक चलेगा। मेरे हिसाब से जो मेरी प्लानिंग है, वो 2 से ढाई घंटे की क्लास आपकी होगी और डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। 2 घंटे का ही डिस्कशन बचा हुआ है, 2 घंटे का ही डिस्कशन बचा हुआ है, उस पर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। संडे फाइनल है भाई, बाद में मत बोलना सर आप सैटरडे कर लीजिए, मंडे कर लीजिए। ठीक है, संडे फाइनल है। रेलवे और एयरपोर्ट का बेटा कोर्स ही अलग आएगा मनीष। हाईवे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो भी मैंने बताया था, हाईवे जब पढ़ रहे थे तो भी बताया था कि पूरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 कोर्स आएंगे आपका। एक हाईवे का कोर्स अलग से पूरा डिस्कस किया है, दूसरा एक आएगा रेलवे एंड एयरपोर्ट का। वो रिलेटिवली काफ़ी छोटा कोर्स होगा एज कंपेयर टू द हाईवे, एज कंपेयर टू द हाईवे छोटा कोर्स होगा। तो वो आपके प्लानर में अपडेट हो जाएगा, रेलवे एंड एयरपोर्ट का कोर्स। ठीक है, डन भाई, संडे को डन। नहीं दिया है तो आ जाएगा, नहीं दिया है तो आ जाएगा, क्योंकि वो छोटा सा कोर्स है, वो जनरली ऐसे टाइम पे होगा। कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे 2 सब्जेक्ट हैं, अब उसके बीच में 4 से 5 दिन का गैप है, तो वो कोर्स लग जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। एज पर द रिक्वायरमेंट उस टाइम को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। तो हो सकता है इसलिए क्लियरली अभी आपको रेलवे एंड एयरपोर्ट का शेड्यूल ना दिख रहा हो, तो वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको। जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ कर लेते हैं आपकी रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नहीं नहीं भैया, कुछ डिले नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। सब प्लानर, बहुत बड़ी टीम लगी हुई है इसमें, तुम्हें क्या लग रहा है हवा में बातें हो रही हैं? नहीं भैया, हम तो तुम्हें केवल दिख रहे हैं, नहीं पता है क्या ये बात तुम्हें? हम तो तुम्हें दिख रहे हैं, हम तो तुम्हें कंसेप्ट दिखा रहे हैं, हम इस पूरे सिस्टम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं। आप तक सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में पहुंचे, इसके लिए यू शुड बी थैंकफुल टू द बहुत सारे पर्सन। हमको तो चलो आप जानते हो, हमको तो कभी कभी अप्रिसिएट कर देते हो, हमें खुशी मिल जाती है, हमारे कलेजे को ठंडक मिल जाती है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जितना मुझे पता है कि आपकी अगर ये क्लास हो रही तो इसके लिए कम से कम 10 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, जितना मुझे लगता है। अब और भी हो तो मुझे नहीं पता है, समझ रहे हो? कम से कम 10 लोग इन्वॉल्व हैं इस समय। जब आपकी क्लास चल रही तो कम से कम 2 से 3 लोग लगातार इसमें आपके साथ क्लास में हैं मेरे अलावा। तो वी ऑल शुड थैंकफुल ऑल दोज पर्सन, जैसे हमारे बैच मैनेजर्स हो गए, जैसे हमारे स्टूडियो पर्सन हो गए जो आपकी क्लास के पहले पूरी क्लास को अरेंज करते हैं। यस, बैच कोऑर्डिनेटर हो गए। वी ऑल शुड थैंकफुल टू दोज पर्सन। यस, तो उनके लिए थैंक यू लिख दो एक बार सभी लोग, सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में लिख दो। बैच मैनेजर और स्पेशली स्टूडियो पर्सन जो हमारे हैं, उनके लिए सभी लोग थैंक यू लिख दो, फिर आगे बातचीत स्टार्ट करते हैं। एफर्ट कर रहे हैं यार, बहुत एफर्ट कर रहे हैं आप लोग के लिए। क्लास आपकी शुरू होती है एक टाइम पे, टीम उसके आधे घंटे पहले एक्टिवेट हो जाती है। क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद टीम कंप्लीट करती है डिस्कशन। तो अगर बैच मैनेजर हैं यहाँ पे, या फिर अगर स्टूडियो पर्सन अभी हैं क्लास में देख रहे हैं, तो ये बच्चे आप लोग के लिए कुछ आपका अपना प्यार भेज रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करिए। हाँ, बहुत बढ़िया, वी ऑल शुड थैंकफुल। तो आपकी प्लानिंग चल रही है अभी, लगातार हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर रह गया वो कब प्लान करें, कैसे प्लान करें। तो मैंने कहा एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं, आपकी भी अवेलेबिलिटी, और वो फिर मैं कम्युनिकेट कर दूंगा। ठीक है,
तो बैच मैनेजर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो आपके मैसेज उन तक पहुंच गए हैं। आपके जो मैसेज हैं वो स्टूडियो पर्सन और बैच मैनेजर तक पहुंच गए हैं। चलें आगे बातचीत करें। आइए भाई, डिस्कशन में वापस आते हैं। और कर प्यारी प्यारी बातें करी थी हम लोगों ने कंपास सर्वेइंग के बारे में, और वो सारी बातें सभी को क्लियर है। अब बातचीत करते हैं आगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फर्दर। इस क्लास में क्या क्या हम लोग बातचीत करने वाले हैं? तो इस क्लास में आज हमारा जो मेन डिस्कशन होगा वो टाइप्स ऑफ कंपास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सर्वेयर कंपास क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास से थोड़ा रूबरू होंगे, और इसके बाद उसके टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होते हैं, और मेन इंपॉर्टेंट थिंग उससे मेजरमेंट कैसे करेंगे, इतनी बात करेंगे। बट बिफोर दैट कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, एक टर्म और डिस्कस करते हैं, फिर कंपास में आ जाएंगे, ठीक है? तो एक टर्म और डिस्कस कर लेते हैं जिसको, अरे 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 नाराजी हो गया एकदम। एक टर्म हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। एक टर्म हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। जरा ध्यान से समझना, ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का कंसेप्ट होता क्या है। कौन कौन सी मेरिडियन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, याद है? दो तरीके के मेरिडियन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। हमें पता है अर्थ हमारी रोटेट होती रहती, पता है कि नहीं पता है? अर्थ हमारी रोटेट होती रहती है, अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट होती रहती है। तो देखो, अगर अर्थ में टिल्ट नहीं होता, अगर अर्थ में टिल्ट नहीं होता तो भैया ये पोजीशन होती ट्रू मेरिडियन की, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर अर्थ में कोई भी टिल्ट नहीं होता तो ये पोजीशन होती हमारी ट्रू मेरिडियन की, यस और नो? लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ इज टिल्टेड एट इट्स ओन एक्सिस, और साथ साथ इसमें रोटेशन भी हो रहे हैं, ये रिवॉल्व भी कर रही है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मेरिडियन की जो पोजीशन होती है वो जगह जगह पर बदलती रहती है, यस और नो? द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन कैन वेरी। अब ऐसा नहीं कि तुरंत बहुत सडन चेंजेस होते रहेंगे, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते रहेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन है कि दिस इज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन, और या फिर इट मे बी पॉसिबल कि द मैग्नेटिक मेरिडियन विल बी समथिंग लाइक दिस, द मैग्नेटिक मेरिडियन में बी समथिंग लाइक दिस। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? तो मैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के लिए यहां पर लिख सकता हूं, इट इज द हॉरिजेंटल एंगल। ध्यान देना बेटा, ये हॉरिजेंटल एंगल है किसके बीच में? बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। किसी भी जगह पर ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जितना भी एंगल है, हॉरिजेंटल एंगल, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये डिक्लिनेशन जो होते हैं बेटा, ये दो तरीके के होते हैं। देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ द डिक्लिनेशन। कौन कौन से? जैसे पहले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में ये जो एंगल आपने मेजर किया है, तो ये तो अपना ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। सिमिलरली यहां पर ये अपना ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, यस और नो? ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, उत्कर्ष कल बात की थी, 23 डिग्री ½ मिनट इज द टिल्ट एंगल। 23 डिग्री ½ मिनट इज द टिल्ट एंगल। तो देखो मैंने क्या बोला, तो मैंने लगता है ये एंगल जो हम लोगों ने मेजर किया है वो टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन मेजर किया है। ये एंगल जो हम लोगों ने मेजर किया है वो टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन मेजर किया है। बोलो हाँ या ना? तो ऐसे डिक्लिनेशन को हम बोल सकते हैं ईस्टर्न डिक्लिनेशन। ये एंगल जो हम थीटा मेजर कर रहे हैं, तो मैं नहीं लगता है ये एंगल हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। ये एंगल जो है ये हम लोगों ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। दिस एंगल वी हैव मेजर्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जनरली हम ये नोटेशन लेके चलते हैं कि क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। एक जनरल नोटेशन ये रहता है
कि क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, यस और नो? तो क्या मैं इसी को बोल सकता हूं, क्या मैं इसी को बोल सकता हूं पॉजिटिव डिक्लिनेशन? कुछ भी बोल दो, ईस्टर्न डिक्लिनेशन बोल दो, क्लॉकवाइज डिक्लिनेशन बोल दो, या पॉजिटिव डिक्लिनेशन बोल दो, ये मतलब है। इसका मतलब देखो, वेरी क्या कर रहा, वेरी करेगा मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन। ट्रू मेरिडियन फिक्स है, वो होता तो यही होता। हाँ, तो ट्रू मेरिडियन की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल है, इसी एंगल को आपने बोला है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। कहानी क्लियर है सभी को? उसी तरीके से अगर मुझे इसका नामकरण करना हो तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ वेस्टर्न डिक्लिनेशन, इसको मैं बोल सकता हूँ वेस्टर्न डिक्लिनेशन, इसी को मैं बोल सकता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, इसी को मैं बोल सकता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डिक्लिनेशन, इसी को मैं बोल सकता हूँ निगेटिव डिक्लिनेशन। बताओ भाई, ये बात समझ में आ गई सभी को? due to the tilt due to the tilt as the tilt angle will change the position of the magnetic, अगर अर्थ की पोजीशन चेंज होगी तो मैग्नेटिक मेरिडियन भी तो चेंज हो जाएगा। प्रकाश, व्हाट वाज द मैग्नेटिक मेरिडियन? What was the magnetic meridian? It is the line, imaginary line which connects, which joins the magnetic north and magnetic south pole of the earth. So if the position of the earth will change, तो उस द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन विल ऑल्सो चेंज ना मेरे लाल। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बोलो भाई, ये दोनों बातें क्लियर है? तो ये डिक्लिनेशन क्या होता है और ये टाइप्स ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, ये समझ लिया। यहां से सवाल कैसे आते हैं जरा ये समझ लो, यहां से सवाल कैसे आते हैं जरा ये समझ लो। तो दो एग्जाम्पल हैं, इन दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व कर लो और मुझे बता देना आंसर। बोला इन्होंने कि कोई भी एक लाइन है जिसकी ट्रू मेरिडियन जो दी गई है, फॉर मैग्नेटिक मेरिडियन जो फॉर एग्जांपल गिवन है वो 67 डिग्री है। उस जगह पर जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो 2 डिग्री ईस्ट है, 2 डिग्री ईस्ट का डिक्लिनेशन दिया गया है। तो पूछा गया है उस लाइन की ट्रू मेरिडियन क्या होगा। पूछने को सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी भी लाइन की ट्रू मेरिडियन जो है वो 67 डिग्री है, उस जगह पर जो डिक्लिनेशन है, उस जगह पर वो डिक्लिनेशन जो है वो 2 डिग्री वेस्ट है, तो बताइए उस लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी। दिस टाइप ऑफ द सिंपल क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बता दो मेरे लाल, बता दो व्हाट विल बी द आंसर, बता दो व्हाट विल बी द आंसर। पहले और दूसरे क्वेश्चन का, पहले और दूसरे एग्जाम्पल का देखो। तो यहां पर याद मत करना कि कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे, दिक्कत हो सकती है। तो मेरी एक अप्रोच क्या, लाइनें खींचो खेल खत्म। डिक्लिनेशन का कंसेप्ट हम समझ ही गए हैं और डिक्लिनेशन के कंसेप्ट के बेसिस पे ही हम लोग आंसर निकाल सकते। देखो मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए ट्रू मेरिडियन चेंज होगा नहीं। डिक्लिनेशन जो दे रखा है टूवर्ड्स ईस्ट दे रखा है, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन होगा और ये एंगल दे रखा है 2 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं लाइन की। इन्होंने बोला किसी भी लाइन की जो मैग्नेटिक बियरिंग है वो 67 डिग्री है। तो मानो ना मानो वो इस लाइन ए बी की बात कर रहा है और ये एंगल जो है वो 67 डिग्री है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक बियरिंग हमेशा मेजर करते हैं। अरे भैया, मैग्नेटिक बियरिंग के लिए रेफरेंस क्या होगा? मैग्नेटिक बियरिंग के लिए रेफरेंस क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन से ये एंगल दे रखा गया है 67 डिग्री। तो अगर ट्रू बियरिंग पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, 2 + 67। ट्रू बियरिंग का मतलब क्या है, एंगल फ्रॉम द ट्रू मेरिडियन।
दिस थीटा दे हैव आस्क, तो दिस थीटा विल बी इक्वल टू 69 डिग्री। बोलो हाँ। दिस थीटा विल बी इक्वल टू 69 डिग्री। इसमें क्या याद करना था? मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ भी याद नहीं करना था। मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपको याद करनी पड़े। बोलो भाई। मेरे हिसाब से तो इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो आपको याद करनी पड़े। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी, कोई नाराजगी? दूसरे सवाल को देखते हैं। मुझे पता है कुछ भी हो जाए ट्रू मेरिडियन की पोजीशन नहीं चेंज होगी। डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ दे रखा है। इसका मतलब इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये एंगल दे रखा है 2 डिग्री। लाइन की अगर बात करें तो लाइन की ट्रू बियरिंग दी गई है। लाइन की ट्रू बियरिंग दी गई है 67 डिग्री। पूछा गया है लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी। अब हमें ये थीटा कैलकुलेट करना है। तो थीटा और ये जो मैग्नेटिक बियरिंग होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट अरे सेम ही आ रहा भाई। 2 + 67 दैट विल बी इक्वल टू 69 डिग्री। लो, सेम ही आ रहा है ना। नो, मैग्नेटिक बियरिंग ही पूछी गई है ना। बताओ भाई। ट्रू बियरिंग दी गई है 67 डिग्री। डिक्लिनेशन दिया गया 2 डिग्री वेस्ट। मैग्नेटिक बियरिंग सेम ही तो आ जाएगा। सही है? एक बार चेक कर लो। एक बार चेक कर लो सभी लोग, सही है? तो प्लस माइनस में जनरली कंफ्यूजन हो जाता है। सेकंड वाला गलत हुआ? मेरा गलत हुआ या आपका गलत हुआ? सेकंड वाला मेरा गलत हो गया या आपका गलत हो गया? एक बार कंफर्म कर दो। नहीं, मेरा भी गलत हो सकता है यार, हम भी इंसान हैं, ऐसी कोई बात थोड़ा है। क्यों भाई? हाँ, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी जगह का डिक्लिनेशन पता है, लेट्स कंक्लूड, इसको अब कंक्लूड कर देते हैं। अगर हमें किसी भी जगह का डिक्लिनेशन पता है तो हम वहां पर ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग को, अब देखो प्रैक्टिकली क्या होता है कि मैग्नेटिक बियरिंग हम मेजर कर लेते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है कि मैग्नेटिक बियरिंग हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंपास। ठीक है? बिल्कुल गलत भी ऑप्शन रहेगा, एग्जामिनर सारे ऑप्शन देगा। तो हम लोग मैग्नेटिक बियरिंग मेजर कर लेंगे और अगर हमें सवाल में डिक्लिनेशन दे दिया जाएगा कि उस जगह पर डिक्लिनेशन क्या है, तो डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक बियरिंग की हेल्प से हम ट्रू बियरिंग भी निकाल सकते हैं। तो कल से हमारे दिमाग में चल रहा था ना कि ट्रू बियरिंग हमने पढ़ा तो है लेकिन मेजर कैसे करें। तो उसके लिए आपको आपको डिक्लिनेशन मेजर नहीं करना है। डिक्लिनेशन विल बी गिवन टू यू। इफ द डिक्लिनेशन विल बी गिवन, देन ओनली वी कैन रिलेट द ट्रू बियरिंग एंड द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ एनी लाइन। तो ये छोटी छोटी बातें याद करके आप इस कंसेप्ट को समझ के इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर ये जो क्या मैं बोल सकता हूं कि देयर विल बी द वेरिएशन इन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? भैया, ये पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में वेरिएशन हो रहे हैं? ये पोजीशन अगर चेंज हो रही है मैग्नेटिक मेरिडियन की, तो क्या हम बोल सकते हैं कि देयर विल बी द वेरिएशन? अब ये वेरिएशन जो हो रहा है डिक्लिनेशन का, इसके रीजन क्या है? ये जो वेरिएशन हो रहा है इसके रीजन क्या है? तो वेरिएशन की अगर बात करें तो एक होता है डाईयूर्नल वेरिएशन, एक होता है डाईयूर्नल वेरिएशन, एक होता है एनुअल वेरिएशन, एक होता है एनुअल वेरिएशन ऑफ द डिक्लिनेशन, एक होता है सेकुलर सेकुलर वेरिएशन, और लास्ट एक आपके पास होता है इर्रेगुलर इर्रेगुलर वेरिएशन इर्रेगुलर वेरिएशन ऑफ द डिक्लिनेशन। नोट कर लो, इसमें क्या ही क्वेश्चन है, नोट कर लो, नोट कर लो भाई।
मैंने आपको पहले ही बता दिया वरुण कि जो चीजें मैं लिख रहा हूं वो आपको नोट करनी ही करनी है। जो चीजें मैं लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, वो चीजें आपको एज इट इज अपनी कॉपी में नोट करनी है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना। कंफ्यूजन वहां पर होता है कि जब बहुत सारी चीजें लिखी होती है, प्रिंटेड होता है, टाइप्ड होता है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो चीजें मैं मार्क करूंगा वो चीजें कम से कम आपके नोट्स में होनी चाहिए, वो पॉइंट्स होने चाहिए। ये सब लिखना है भाई। अभी तक जो कुछ भी स्टार्ट किया है सब लिखना है। ठीक है, तो ध्यान रखा करो, चीजें बता दी जाती हैं उसके बाद भी मिस कर देते हो। ठीक है, बताया था ना ये सब। चलें आगे बातचीत करें। अब देखो, डाईयूरनल वेरिएशन जो होता है वो वेरिएशन होते हैं डेली बेसिस पे। जाहिर सी बात है बहुत कम होगा, माइनर होगा, निग्लेजिबल होगा, वो बात की बात है। बस पढ़ने के लिए, समझने के लिए तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो डिक्लिनेशन का वेरिएशन होगा ये बहुत ज़्यादा एंगल होगा। ठीक है, बहुत माइनर होगा, हो सकता है ना भी हो, निग्लेजिबल हो, लेकिन कंसेप्चुअली तो पढ़ सकते हैं ना। तो किसी भी जगह पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में जो डेली बेसिस पे चेंजेस होते हैं, डेली बेसिस पे जो चेंजेस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डाईयूरनल वेरिएशन। एनुअल बेसिस पे 365 डेज में, पूरे एक साल के पीरियड में, एक साल के टाइम में जो चेंजेस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एनुअल वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लाइक 100 ईयर्स, 150 ईयर्स, 100 साल में, 100 साल में, 150 साल के टाइम में किसी जगह पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की जो पोजीशन होती है, जो चेंजेस होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सेकुलर वेरिएशन। कभी कभी हमें कुछ ऐसे चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, कभी कभी हमें कुछ ऐसे वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं जिनका कोई पैटर्न ही नहीं होता है, जिनका कोई पैटर्न ही नहीं होता है। तो ऐसे बोलते हैं इरेगुलर पैटर्न, इनका क्या कोई पैटर्न नहीं है। सडन चेंज अगर हो गए, सडन चेंज अगर हो गए तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर वेरिएशन। if there will be sudden change, so these type of the variation we can consider as the irregular variation. I hope this point is clear to everyone. I hope this point is clear to everyone. So these are the variation. जनरली डाईयूरनल वेरिएशंस जो होते हैं दैट आर मोर इन द केस ऑफ समर एज कंपेयर टू द विंटर। ये एक ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्व किया गया है कि डेली बेसिस पे जो वेरिएशन होते हैं दैट आर मोर इन द केस ऑफ समर एज कंपेयर टू द विंटर। क्लियर है? तो दैट ऑब्जर्वेशन यू शुड ऑल्सो नो। तो ये बातें हो गई डिक्लिनेशन की। डिक्लिनेशन के बारे में कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अब हम लोगों ने लगभग लगभग सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बातचीत कर ली है। अरे 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 जादू। तो अब कुछ खेल अलग शुरू करते हैं भाई। ठीक है, अब खेल कुछ अलग शुरू करते हैं और खेल यहां से शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कंपास सर्वेइंग में दो तरीके के कंपास हम लोग यूज करते हैं। एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास और एक होता है सर्वेयर कंपास। कुछ लोगों ने हो सकता है इस कंपास को पहले देखा भी हो, कुछ लोगों ने हो सकता है इस कंपास को पहले यूज भी किया हो। बट जाहिर सी बात है कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने ना इस कंपास को देखा है। डाईयूरनल वेरिएशन, डाईयूरनल, DIURNAL, नीलू। और कुछ लोगों ने इन कंपास से बिल्कुल पहली बार मुलाकात की है। तो चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं और आपको फील कराने की कोशिश करता हूं कि क्या होता है कंपास और इसका खेल क्या होता है। सुनना जरा ध्यान से। प्रिज्मेटिक ही करते हैं, प्रिज्मेटिक ही करते हैं, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। प्रिज्मेटिक का लीस्ट काउंट कम होता है, प्रिज्मेटिक का लीस्ट काउंट कम होता है। इसका लीस्ट काउंट 30 सेकेंड होता है, इसका लीस्ट काउंट 1 मिनट होता है। प्रिज्मेटिक कंपास से मिनिमम जो एंगल आप मेजर कर सकते हैं वो 30 सेकेंड का मेजर कर सकते हैं, और सर्वेयर कंपास से मिनिमम एंगल जो हम मेजर कर सकते हैं वो हम लोग 1 मिनट का कर सकते हैं।
तो लीस्ट काउंट ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास इज लेस, और थोड़ा सा वर्किंग का भी खेल है, थोड़ा सा वर्किंग का भी खेल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिज्मेटिक कंपास इज बेस्ड ऑन द WCB सिस्टम, और WCB सिस्टम के साथ हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। जैसे जनरली अगर हम लोग बात करें मेजरमेंट की, तो हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में ज़्यादा कंफर्टेबल एज कंपेयर टू फीट, इंच। यस और नो? क्या हो गया, जुकाम क्यों हो रहा है? नहीं भाई, समझ गए ये बात? आओ जरा रूबरू कराते हैं तुम्हें प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास से, और इनकी कुछ कंस्ट्रक्शन डिटेल बताते हैं। फील करोगे? फिर फील्ड पे भी चलेंगे, पार्क चलेंगे घूमने आज। चलोगे पार्क? अरे सर्वे कर रहे हैं तो क्या घर में बैठे बैठे सर्वे हो जाएगा? बैठे हैं AC में, चल रहा सर्वे, ऐसा नहीं होता, पार्क चलना पड़ेगा। चलोगे? ले चलेंगे, घुमा के लाएंगे आज तुम लोग को कानपुर के किसी एक पार्क में। ठीक है, चलो समझ लेते हैं होता क्या है खेल। सिंपल सा है, कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा आपको। अब इसमें क्या होता है, पहले बात करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास की। एक देखो, ये ब्लैक कलर का मेटल का बॉक्स होता है, दिख रहा है? बस हाँ हाँ बोलते रहो, ताकि मुझे ये गलत फहमी बनी रहे कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है? ठीक है, तो बस हाँ हाँ बोलते रहो। तो ये एक मेटेलिक का काला काला बॉक्स दिख रहा है आपको? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। उसके ऊपर एक ग्लास दिख रहा है, उसके ऊपर एक ग्लास दिख रहा है। अब पता नहीं तुम देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, मन की आंखों से देखो, सब दिखेगा। इसमें एक रिंग है इस तरीके की, इसमें ये एक ग्रेजुएटेड रिंग है, ये एक ग्रेजुएटेड रिंग है, और इसमें इस तरीके से ग्रेजुएशंस हैं। यहां पर बनाता हूं, तो देयर विल बी अ मैग्नेटिक रिंग हेयर। और ये मैग्नेटिक रिंग, इस देखो येलो, ये पॉइंट दिख रहा है गोल्डन गोल्डन, यहाँ पे इसको बोलते हैं पिवट पॉइंट। इस पे आपने इसको, रिंग को फिक्स कर रखा है, और ये मैग्नेटिक रिंग होती है। समझने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये जो ग्रेजुएशंस हैं, एंगल्स जो मेंशन है बेटा ना, ये एंगल्स एक्चुअली में क्या होते हैं, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड रीडिंग लिखी होती है। जैसे जनरली हम लोग 5 ऐसे लिखते हैं ना, इसमें 5 ऐसे नहीं लिखा होगा, इसमें 5 ऐसे लिखा होगा। इन्वर्टेड ग्रूमिंग होती है, उल्टा लिखा होता है। अगर आप ऐसे देखोगे इस निडल को, अगर आपने देखा हो, अगर याद आ रहा हो या आगे कभी देखेंगे, तो उसमें जो रीडिंग्स लिखी होती है, काउंट, ग्रेजुएशंस मार्क होते हैं ना, वो इन्वर्टेड होते हैं, उल्टे लिखे होते हैं। अभी बता रहे क्यों, अभी तो खेल शुरू हुआ है यार, खेल खराब मत किया करो। जादूगर जब जादू दिखाए ना, तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। क्यों भाई सुरेंद्र, समझ रहे हो? ये जादू चल रहा है, ये जादू चल रहा है, जादू खराब कर देते हो तुम मेरा। हाँ, तब तो चुपचाप ऐसे देखते रहते हो ना। वो कपड़ा डालता है, कपड़े के अंदर से निकाल देता है कबूतर, कभी पूछा क्यों, कैसे? मजा आता है ना, बस देखते रहते हैं, आन दो बस, ठीक है? तो अभी खेल शुरू हुआ है, और मैं तो तुम्हें मौका भी देता हूँ पूछने का, ऐसा भी नहीं कि नहीं नहीं। मैं तो तुम्हें जादू पहले दिखाता हूँ, फिर जादू सिखा भी जाता हूँ कि अब तुम भी कर लेना। हाँ, धैर्य तो रखो थोड़ा। बताओ, कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज बताई हो और बिना बताए निकल गए कहीं? मैंने क्या बोला, जितना मुझे आता है मैं कोशिश करूंगा उतना तुम्हें सब आ जाए, उतना तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा ही जितना मुझे आता है। समझ रहे हो? बीच में क्यों? समझ रहे हो? चलें आगे, चलें। तो इसमें ये जो रीडिंग होती है वो इन्वर्टेड ग्रुप्ड होती है। क्यों होती है अभी बताऊंगा, पहले कंस्ट्रक्शन समझो। तो एक ये मेटल का बॉक्स है, इसमें एक हमारी ये मैग्नेटिक पूरी सर्कुलर रिंग है, और ये एक पिवट पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे फ्रीली क्या कर सकती है, घूम सकती है, फ्री है ये घूमने के लिए। अब इसमें 2 साइट होती है, अगर आप इस डायग्राम को देखो, तो एक ये पूरी असेंबली दिख रही है और एक ये पूरी असेंबली दिख रही है।
ये यहाँ पे जो असेंबली दिख रही है इसको बोलते हैं आई साइड, और ये जो असेंबली दिख रही है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव साइड। यहाँ पर हिंज सपोर्ट लगा होता है, ये रोटेट हो जाएगा, इसको ऐसे दोनों को मोड़ दो, डब्बे में पैक कर लो। तो बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके का। इसको ऐसे दोबारा से ओपन कर दोगे तो ये ऑब्जेक्टिव साइड हो गया, और ये तुम्हारा हो गया आई साइड। जब आई साइड को भी तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये होल होता है, ओपनिंग होती है। आई साइड में यहाँ पर ये एक होल है और एक ये ओपनिंग है, ठीक है। और इसके नीचे ये कुछ इस तरीके के ट्रायंगुलर सा शेप होता है, देखो समझना जरा ध्यान से। अब थोड़ा सा तो यार देखो विजुलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पर ओपनिंग है, इसके अंदर यहाँ पर एक लगा रखा गया होता है प्रिज्म। क्या लगा रखा गया होता है? प्रिज्म। अब यहाँ पर क्या है, ये वाली जो रिंग है आपको यहाँ कहीं वो रिंग देखने को मिल रही है, ये रिंग्स देखने को मिल रही है, और नो। अब होता क्या है, इस प्रिज्म की वजह से हम देखते तो ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हम देखते तो ऐसे हैं, बट यहाँ पर जो प्रिज्म लगा हुआ है तो हमें जो रीडिंग्स दिखती है वो 90 डिग्री पे दिखती है, ऐसे। जादू है? अरे कोई जादू नहीं है। प्रिज्म की सरफेसेस जो एंगल है 45 डिग्री, उसका डबल एंगल दिखेगा ना आपको, यस और नो। तो ये ओपनिंग से आप इस तरीके से जब देखेंगे एक आंख बंद करके, तो आप नीचे देख पा रहे होंगे। देख तुम रहे हो हॉरिजॉन्टल, दिखेगा तुम्हें नीचे। और क्योंकि प्रिज्म की हेल्प से यहां पर रीडिंग लिखी हुई देख रहे हैं, तो ये जो उल्टा लिखा हुआ है ना, जब आप रीडिंग देख रहे होंगे आई साइड से तो ये सीधा दिखेगा, तब तुम्हें दिखेगा ये 5 लिखा हुआ है। सीधा लिख देते तो उल्टा दिखता। अगर रीडिंग हम इसमें सीधी सीधी मार्क कर देते तो जब तुम प्रिज्म की हेल्प से रीडिंग ले रहे होते तो तुम्हें उल्टा दिखता, फिर तुम्हारा दिमाग चकरा जाता। अब समझ में आया क्यों? तो वी आर साइटिंग लाइक दिस, यहां से हम कुछ इस तरीके से साइट कर रहे हैं, बट वी आर एबल टू सी दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। ये ग्लास, ये जो ग्लास है और ये प्रिज्म की जो यहां पर ओपनिंग है, इसके बीच में एक ढक्कन लगा होता है, ठीक है। इसके बीच में एक ढक्कन लगा होता है, इसको बोलते हैं अगेट कैप। कभी कभी पूछ लिया जाता है, देख रहे हो सवाल कहां कहां से पूछ लेता है। अगर ढक्कन नहीं हटाओगे तो कोई रीडिंग नहीं दिखेगी, समझ रहे? पतला सा क्लिप जैसा होता है, उसको ऐसे घुमाते हैं। तो जो आपकी ओपनिंग, जो आपका नीचे से जब गेट खोलोगे तभी तो देख पाओगे, तभी तो लाइन ऑफ साइट काम करेगी। तो ये सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन है। अगर सर्वेयर कंपास की बात करें तो इसमें खेल बहुत आसान है। अच्छा, ये जो रिंग है, ये जो ग्रेजुएशंस हैं वो मूवेबल हैं, क्योंकि इसी रिंग पे आपने मैग्नेटिक सर्कुलर रिंग पे आपने मार्किंग कर रखी है। तो जब ये रिंग घूमेगी तो ये ग्रेजुएशंस भी तो घूमेंगे। ये जो एंगल लिखे हो 2, 4, 10, 20, 50 डिग्री, 360 डिग्री तक, ये भी तो घूमेंगे, यस और नो। सर्वेयर कंपास की अगर बात करें तो इनमें ये जो ग्रेजुएशंस होते हैं ये ऐसे, ये ग्रेजुएशंस फिक्स होते हैं। इनके जो ग्रेजुएशंस होते हैं फिक्स होते हैं, और इसमें सिंपल एक मैग्नेटिक निडल होती है। यहाँ पर सर्कुलर पूरी रिंग नहीं है, ये आपकी एक मैग्नेटिक निडल है और ये पिवट पॉइंट है, और ये रिंग इस तरीके से घूमेगी। आई पीस, ऑब्जेक्टिव पीस यहां पर भी होगा। यहां पर रीडिंग लेने के लिए किसी भी तरीके के प्रिज्म की जरूरत नहीं है। सिंपली आपका जो भी कंपास है आप ऐसे करके रीडिंग देख लोगे। ये निडल जितना भी एंगल बता रही होगी वो एंगल आप रिप्रेजेंट कर लोगे। क्लियर है? दोनों की कंस्ट्रक्शन डिटेल। यहां पर भी मेटेलिक, इसको बोलते हैं ट्राईपॉड। 3 टांगे हैं इसकी, इसको दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं ट्राईपॉड। तो मोस्ट वाइडली जो यूज्ड कंपास होता है फील्ड में, ज्यादातर जो हम लोग कंपास यूज करते हैं वो होता है प्रिज्मेटिक कंपास। क्यों करते हैं? लीस्ट काउंट की वजह से। लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो मिनिमम मेजरमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। जैसे हम सभी ने बचपन में स्केल यूज किया है, अगर मैं पूछूं आपसे उस स्केल का लीस्ट काउंट क्या है तो क्या वैल्यू आएगी? तो छोटा सा स्केल यूज करते थे हम लोग, याद है?
उस स्केल का लीस्ट काउंट किया। दैट स्केल वी हैव यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द दैट स्केल वी हैव यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए हम लोग उस स्केल को यूज करते थे, और उस स्केल की हेल्प से हम कम से कम कितनी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? 1 mm। 1 mm से कम अगर डिस्टेंस होगी तो हम उस स्केल की हेल्प से यूज नहीं मेजर नहीं कर पाएंगे। और इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम एक सेकेंडरी स्केल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम लोग एक सेकेंडरी स्केल यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल, जिसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो द लीस्ट काउंट ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास इज 30 सेकेंड, और सर्वेयर कंपास का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिनट होता है। तो लीस्ट काउंट कम किसका हुआ? प्रिज्मेटिक कंपास का। इसलिए हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास को यूज करते हैं और सर्वेयर कंपास को कम यूज करते हैं। तो ज्यादातर अगर आप अपने कॉलेज की लैब वगैरह में भी ऑब्जर्व करेंगे तो मोस्टली यू विल फाइंड द प्रिज्मेटिक कंपास। रूबरू हो गए, थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई, ये ऐसा कहीं डब्बा दिखेगा तो चौंक तो नहीं जाओगे ये क्या है? ऐसे तो नहीं पूछोगे ये क्या है? ऐसा तो नहीं होगा ना? ऐसी वाली फीलिंग तो नहीं आएगी ना? बोलो, ऐसी फीलिंग तो नहीं आएगी ना? सभी लोग फैमिलियर हो गए हैं कि भाई ये प्रिज्मेटिक कंपास है, ये सर्वेयर कंपास है। इन दोनों की हेल्प से हम लोग बियरिंग मेजर करते हैं। अब देखते हैं बियरिंग कैसे मेजर करेंगे। अब देखते हैं बियरिंग कैसे मेजर करेंगे। चलें पारक। और देखो एक चीज और समझ लो, जब कभी भी फील्ड में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, जब कभी भी फील्ड में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, तो ऐसा नहीं डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट लेके गए और मुंह उठा के मेजरमेंट करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। अरे भैया पहले ये इंश्योर करो कि इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करने के लिए तैयार है कि नहीं है। ऐसा थोड़ा कि बस इंस्ट्रूमेंट लिया और चालू हो गए, नहीं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वेन एवर वी विल यूज एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंश्योर दैट द इंस्ट्रूमेंट शुड बी एडजस्टेड। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें हम लोग टेम्परेरी एडजस्टमेंट की बात करेंगे, उसमें हम लोग टेम्परेरी एडजस्टमेंट की बात करेंगे। तो कंपास सर्वेइंग में क्या टेम्परेरी एडजस्टमेंट होते हैं, ये बात मैं अपने एग्जाम्पल के साथ करूंगा। कहाँ पे? पार्क में। चलें पार्क? कौन कौन चल रहा है मेरे साथ? तो कुछ सामान और चाहिए, इस इतने से काम नहीं चलेगा। प्रिज्मेटिक कंपास ले लो, फील करो यार, बिल्कुल अंदर से फील होगा। मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम्हें लगेगा कि तुमने ये सर्वे किया है। ये गारंटी मैं दे रहा हूं। अगर तुम ध्यान से सुनोगे और फील करोगे तो तुम्हें फील होगा कि तुम ये सर्वे फील्ड में कर रहे हो। अबे टिकट टिकट हम सब देख लेंगे, तुम टेंशन के ले रहे हो? हमारे शहर में हो भाई तुम, हैं? जब हमारे शहर में आ गए तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। समझ रहे हो? कह रहा पार्क का टिकट क्या है, वो सब छोड़ो तुम। हाँ, कानपुर में अपना भी भौकाल है। क्यों? हाँ, ये तो कुछ ज्यादा ही गहराइयों पे फील कर ले गया। कह रहा सर टिकट क्या है? चलें? चलें? भाई यही बातें करते रहेंगे। हम्म। अरे नहीं भैया, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई जानता नहीं, अगल बगल घर वाले नहीं जानते। हाँ, अगल बगल घर के जो लोग रहते हैं वही नहीं पहचानते। वो अलग परेशान है, करे पिछले 4 साल से इसको काली टी शर्ट में ही देख रहे हैं। उनका जीवन का सबसे बड़ा दर्द ये है। कंप्लेन आती मेरे घर में, मेरे मोहल्ले से, पता है? मेरे घर के आसपास वाले लोग मेरे मम्मी से कंप्लेन करते हैं। कहते हैं कि इनको हम सुबह शाम रात दिन पिछले 4 साल से काली टी शर्ट में ही देख रहे हैं। हाँ? अब उन्हें कौन बताए कि एक ही नहीं है, कई हैं, बहुत सारी हैं। अब सबके अपने अपने दर्द हैं, क्या करा जाए।
तो ऐसा है नहीं, ये तो तुम लोग का बड़प्पन है, थोड़ा बहुत प्यार दे दे तो, बाकी कुछ खास है नहीं जिंदगी में। समझ रहे हो? ठीक है। मार्किंग को रीडिंग कहते हैं, रीडिंग को मार्किंग कहते हैं, सब बता देंगे। ठीक है। तो ये तुम लोग थोड़ा सा बस, इसीलिए तो तुम लोगों से खास प्यार है। आदमी को प्यार लगाव किससे होता है? जिसके साथ रह के उसको अच्छा लगे, है ना? है ना? तुम लोग के साथ क्यों अच्छा लगता है हमको? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे तुम्हारे साथ ही रहते हैं, क्योंकि तुम लोग के साथ अच्छा लगता है, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो तुम लोग कितने इंपॉर्टेंट हो? चलो अब ज्यादा ना खुश हो जाना है। आओ वापस आओ। चलो पार्क चलते, घूम के आते, पढ़ाई लिखाई सब चलती रहेगी। आगे आओ। चलो। तो एक काम करो, थोड़ा सामान ले लो, पिकनिक मनाने तो जा नहीं रहे हैं। थोड़ा सामान ले लो, क्या ले लो? प्रिज्मेटिक कंपास उठा लो एक, एक इसका ट्राइपॉड ट्राइपॉड उठा लो। ठीक है, सुनते रहना ध्यान से। तो एक प्रिज्मेटिक कंपास ले लो, एक ट्राइपॉड ले लो, एक कॉपी पेन ले लो, रीडिंग वीडिंग नोट कर लेना, कहीं डेटा कलेक्ट करने चल रहे हैं। ठीक है। कुछ वुडन पैक्स ले लो, ग्राउंड के स्टेशन अगर मार्क करने होंगे तो वुडन पैक ले लो। रेंजिंग रॉड ले लो, रेंजिंग रॉड ले लो, रेंजिंग रॉड ले लो। रेंजिंग रॉड के बारे में बात करी थी चैन सर्वे में, वो एक रेंजिंग रॉड ले लो, इतना ले लो। चलो आओ, और डायरेक्टली पहुंच जाते हैं पार्क में, और ये है अपना प्यारा सा कोई पार्क। ये है कोई अपना सा प्यारा सा पार्क, और हमसे कहा गया इस पार्क का बनाओ मैप। इस पार्क का बनाना है हमें मैप। तो मैप बनाने के लिए हमें क्या, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले सर्वेइंग का पहला प्रिंसिपल लगाओ, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। सर्वेइंग का पहला प्रिंसिपल होता था वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। समझना जरा ध्यान से, जादू देखना। तो हमने क्या करा कि पहले सर इस पूरे पार्क की बाउंड्री को मार्क कर लेते हैं। इस पार्क की बाउंड्री को सर मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। इस पार्क की बाउंड्री को कुछ इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। मान लो ये स्टेशन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल है, एम है, एन है, ओ नहीं, ओ नहीं है। इन पॉइंट्स को मार्क कर लिया, किन्हीं फिक्स रेफरेंस, कोई एक फिक्स रेफरेंस या दो फिक्स रेफरेंस ले लिए, तो बिना रेफरेंस के तो खेल होगा ही नहीं। और उस रेफरेंस की हेल्प से हमने बाउंड्री के ये पॉइंट लोकेट कर लिए। कर लिए भाई? जल्दी बोलो हाँ या ना। कर लिए? ग्राउंड के पॉइंट है, मेन स्टेशन है, सब जगह एक एक क्या लगा दें? वुडन पैक लगा दें। इन पॉइंट्स को मार्क करने के लिए सब जगह एक एक वुडन पैक लगा दें। इसीलिए कहा था वुडन पैक लेके चलो, इसीलिए कहा था वुडन पैक लेके चलो। समझ में आ गया? तो स्टेशंस को मार्क करने के लिए सब जगह हम लोगों ने लगा दिए हैं वुडन पैक। बहुत ही बढ़िया, शानदार काम कर दिया है। सर्वे स्टार्ट करते हैं। तो हमने बचपन से ए बी सी डी ऐसे ही पढ़ी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब कोई ऐसा क्रांतिकारी बच्चा तो नहीं बैठा हुआ जिसने ए बी सी डी को ऐसे याद किया हो कि पहले जेड आता है, हाँ, फिर वाई आता है, फिर एक्स आता है, डी सी बी ए, ऐसे तो नहीं याद करी है। सभी लोगों ने एबीसीडी ऐसे ही पढ़ी थी ना, ए बी सी डी। अच्छा बलजीत, एक एक फीचर होता है ब्लॉक करने का, पता है ना? ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो बलजीत? फिर मैसेज करोगे सर मैं ब्लॉक हो गया हूँ, मैं ब्लॉक हो गया हूँ, मैंने तो कुछ कमेंट ही नहीं किया था। अगर बीएम की नजर पड़ गई ना अभी तुम्हारे इस कमेंट पे, तो बस फिर सिर्फ याद 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 रह जाएगी, बाकी खेल खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ। ये बहुत
दिक्कत हो जाएगी फिर। चले आगे। हैं, भावनाओं में बह जाते हैं बच्चे। हाँ, चलें आगे बातचीत करें। तो ये मेन स्टेशन मार्क कर लिए। अब हमें डेटा कलेक्ट करना है, तो हमारे पास जो एक कॉपी थी जिसको हम लोग बोल रहे थे फील्ड बुक, उस फील्ड बुक में मैंने क्या करा, एक फॉर्मेट बना लिया। उस फील्ड बुक में मैंने क्या करा, एक फॉर्मेट बना लिया कुछ ऐसा। तो मैंने यहाँ पर लिखा अपनी लाइन, लाइन की लेंथ मेजर कर लेते। लेंथ मेजर करने के लिए टेप भी मान लो हम लोग ले गए थे। लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग टेप भी ले गए थे। तो लाइन उसकी लेंथ क्या है। अब दो टर्म बहुत इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। एक टर्म होता है फोर बियरिंग और एक टर्म होता है बैक बियरिंग। एक टर्म होता है फोर बियरिंग और एक टर्म होता है बैक बियरिंग। सर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। अभी तक तो आप बता रहे थे बियरिंग, हमने किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से समझा था। जब हम बियरिंग समझ गए तो आपने नया ऐड कर दिया फोर बियरिंग और ट्रू बियरिंग। ये क्या है, दोनों ही हॉरिजेंटल एंगल है भैया। लो चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो एक मैंने लिखा फोर बियरिंग और एक मैंने लिखा बैक बियरिंग। दोनों मेरे लाल हैं तो बियरिंग ही, दोनों मेरे लाल ये है तो बियरिंग ही, यस और नो। और बियरिंग क्या होता है ये जानते हो, बियरिंग क्या होता है ये तुम जानते हो, यस और नो। अब अगर कंपास से मेजरमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही जो बियरिंग होगी वो मैग्नेटिक बियरिंग होगी। ट्रू बियरिंग केवल कंसेप्ट में है, यादों में है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू बियरिंग, ट्रू मेरिडियन का जो कंसेप्ट था वो हमारी सुनहरी यादों में है। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो कल भी मैंने बताया था कि सारे मेजरमेंट्स जो होंगे वो मैग्नेटिक मेरिडियन के रेफरेंस में होंगे, तो उनको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है भाई। तो अब ये फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या है, अब ये फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या है। तो दोनों के लिए इतनी बात तो हम समझ सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ही हॉरिजेंटल एंगल है। कहां से मेजर किए गए हैं, ये दोनों के दोनों ही मैग्नेटिक मेरिडियन से ये एंगल मेजर किए गए होंगे। मानते हो कि नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं मानते हो बोलो नहीं मानते। दोनों ही हॉरिजेंटल एंगल हैं, दोनों ही एक एक रेफरेंस से मेजर किए गए होंगे, वो रेफरेंस रहा होगा मैग्नेटिक बियरिंग। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में केवल और केवल जो फर्क है बेटा वो जीवन में डायरेक्शन का फर्क है बस। इन दोनों में केवल और केवल जो फर्क है वो डायरेक्शन का फर्क है। देखो जरा कैसे, जैसे मैं तुमसे बोलूं फॉर एग्जांपल, ये मैंने कुछ लाइनें ले ली, ये लाइन ले ली ए बी सी डी। तो ये ए बी लाइन है, बी सी लाइन है, सी डी लाइन है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैं बोलूं कि दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ सर्वे, अरे भैया ए से डी की तरफ ही तो मूव करेंगे। पहले ए स्टेशन पे मेजरमेंट करेंगे, फिर बी स्टेशन पे मेजरमेंट करेंगे, फिर सी स्टेशन पे मेजरमेंट करेंगे। समझना जरा ध्यान से। मैंने क्या बोला कि अगर मैंने ए स्टेशन पे कंपास को रखा, कंपास को रखने के बाद मैंने इस तरीके से मैग्नेटिक मेरिडियन को लोकेट कर लिया। कंपास की हेल्प से मैग्नेटिक मेरिडियन को लोकेट कर सकते हो कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। कंपास की हेल्प से आप मैग्नेटिक मेरिडियन को लोकेट कर सकते हैं, हाँ या ना, कर सकते हैं। और कंपास की हेल्प से अब हम प्यार से इस एंगल थीटा को, थीटा वन को मेजर कर लेंगे। और इस एंगल को मेजर करने के लिए आपने पहले बी पॉइंट पे लगाई होगी अपनी रेंजिंग रॉड। तो कैसे करेंगे भी कंपास की वर्किंग में मैं बताऊंगा फील्ड में, पार्क में। अभी अगर मैं बोलूं किसी तरीके से मैंने नॉर्थ से ये क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर लिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं थीटा वन इज गोइंग टू बी द बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी, ये बोल सकता हूं कि नहीं। थीटा वन इज गोइंग टू बी द बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी। और ये बियरिंग जो आपने मेजर की है वो डायरेक्शन ऑफ सर्वे के अलोंग मेजर की है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए से बी, बी से सी।
तो जो हमारी सर्वे की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीडिंग मेजर की है। तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं इसको लिख दूं, इट इज द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी। जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, अरे जल्दी बोलो हाँ या ना, नहीं बोलोगे? अरे जल्दी बोलो हाँ या ना। अब जब ये ए स्टेशन पे मेजरमेंट कर लिए तो अब मैं अपने कंपास को लेके जाऊंगा बी स्टेशन पे। अब मैं यहां पर लोकेट करूंगा मैग्नेटिक मेरिडियन। अब यहां से बी स्टेशन से मैं दो मेजरमेंट कर सकता हूं, देखो बी स्टेशन से मैं दो मेजरमेंट कर सकता हूं। एक एंगल मैं मेजर कर रहा हूं बीसी लाइन के लिए, मान लो ये एंगल है थीटा 2। यहां पर रेंजिंग रॉड लगाई और बीसी के लिए एंगल मेजर कर लिया थीटा 2। तो मैं नहीं लगता है एक एंगल मैं इस ए बी लाइन के लिए भी मेजर कर सकता हूं। और मेरे लाल अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैंने नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एक एंगल मेजर कर लिया जिसको मैंने बोला अल्फा 1। तो बी स्टेशन पे मैंने दो मेजरमेंट किए हैं। इनका जरा नामकरण समझो। मैं बोलूंगा थीटा 2 और अल्फा 1, दीज आर द टू मेजरमेंट्स दैट वी हैव परफॉर्म्ड। जब आपने थीटा 2 मेजरमेंट किया है तो रेंजिंग रॉड आपने सी पॉइंट पे लगाई होगी। जब आप थीटा अल्फा 1 एंगल मेजर करेंगे तो रेंजिंग रॉड आपने स्टेशन ए पे लगाई होगी, यस और नो? तो मैं नहीं लगता है अगर इस डायरेक्शन में कोई मेजरमेंट कर रहे हो तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ सर्वे है, अपने सर्वे के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, आगे की तरफ कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते थे फॉरवर्ड मेजरमेंट। जल्दी बोलो हाँ या ना। इतनी तमीज से हमने आज तक कभी नहीं समझाया फोर बियरिंग और बैक बियरिंग अपने 10 साल के करियर में। ये भी मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब पता नहीं क्यों इस बैच में इतना अच्छे से बता दे रहा हूँ। इतने तमीज से तो हमने आज तक नहीं समझाया फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, हमें खुद खुद भी फील हो रहा है। समझ रहे हो? तो मैं लिख सकता हूं थीटा 2 जो है वो कुछ नहीं है, इट इज द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन बीसी। इट इज द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन बीसी। इट इज द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन बीसी। लेकिन जब मैं इस अल्फा 1 का नाम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इट इज द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी। इट इज द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी। यहां से एक बात ये समझ में आ गई कि किसी भी लाइन के लिए हम दो बियरिंग मेजर कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। दोनों ही बियरिंग हैं तो दोनों के लिए ही रिफरेंस मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। दोनों ही एंगल हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द नॉर्थ। तो डिफरेंस क्या हुआ फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में? केवल डायरेक्शन ऑफ सर्वे का डिफरेंस हुआ। सर्वे के डायरेक्शन के अलोंग अगर मेजरमेंट किया है तो फोर बियरिंग हो जाएगा। सर्वे के डायरेक्शन के अपोजिट अगर मेजरमेंट करेंगे तो बैक बियरिंग हो जाएगा। दैट्स इट। बताओ हाँ या ना। तो भैया इसीलिए मैंने जब पार्क में गया था तो मैंने हर लाइन की लेंथ लिखी है, हर लाइन के लिए कुछ ये डिटेल नोट कर ली है कि जैसे ए बी लाइन है, बी सी लाइन है, सी डी लाइन है एंड सो ऑन। हर लाइन की लेंथ हम चैन या टेप की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो लो भैया लेंथ को मेजर करते जाओ और लिखते जाओ। लेंथ को मेजर करते जाओ और अब ये मत कहना कि किसी भी लाइन की लेंथ कैसे मेजर करेंगे, ये गलती से भी मत कह देना, आप देर हो गई है। पहला दूसरा चैप्टर यही था लीनियर मेजरमेंट। तो चैन और टेप की हेल्प से किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हैं। तो गलती से भी अब ये मत बोल देना कि सर ये डिस्टेंस कैसे मेजर करी गई है, ठीक है? L1 L2 L3 मेजर कर लिया। अब हर लाइन की कंपास, तो कंपास ए पे रखो, रेंजिंग रॉड बी पे रखो। अब समझना, तो जैसे ही कंपास को आपने ए पे रखा, टेम्परेरी एडजस्टमेंट मान लो हमने परफॉर्म कर लिए हैं। चलो वो भी बता देते, टेम्परेरी एडजस्टमेंट बता देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम कंपास को हमने ए पॉइंट पे लगाया ट्राइपॉड। ए पॉइंट कहाँ पे है? ग्राउंड में है।
ए पॉइंट कहाँ पे है? ग्राउंड पे है, मानते हो कि नहीं? जमीन में तो था ए पॉइंट, वहीं पे वुडन पैक लगा रखा है। ए पॉइंट हमारा ग्राउंड में पॉइंट था। अब हमने इस तरीके से एक ट्राइपॉड लगाया और यहां पे लगाया है कंपास। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट हमें क्या करना है? हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे कंपास का सेंटर और ग्राउंड का जो ए पॉइंट है दैट शुड बी परफेक्टली अलाइंड। ऐसा ना हो ग्राउंड का पॉइंट यहां पर है, कंपास का सेंटर यहां पे है, लगे मेजरमेंट करने, हद है यार। ग्राउंड का पॉइंट ए यहां पर है, कंपास का सेंटर यहां पर है, और तुम अगली बियरिंग मेजर कर रहे हो, गलत मेजरमेंट हो जाएगा ना। तो सबसे पहला काम क्या करो, इनका प्रॉपर अलाइनमेंट करो। आपने जो कंपास प्लेस किया है वो कुछ इस तरीके से हो कि ग्राउंड का पॉइंट और इस कंपास का सेंटर शुड बी इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। नहीं समझ आ रहा है? जल्दी बोलो हाँ या ना। तो ट्राइपॉड था, ट्राइपॉड के ऊपर कंपास को कसा, और एक ये प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लम बॉब। इसमें लगा होता है धागा। कंपास के नीचे एक हुक होता है, उस हुक में इसको लटका दिया, उस हुक में इसको लटका दिया, और अपने ट्राइपॉड को इस तरीके से सेटल करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये ए पॉइंट जो ग्राउंड का पॉइंट था ये बिल्कुल सेंटर में जाके ऐसे बैठ जाए। जिस समय ये प्लम बॉब हमारे ग्राउंड के जो वुडन पैग था उसके सेंटर पे ऐसे अलाइन हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर सेंटरिंग हो चुकी है। मानते ही नहीं हो यार। अब क्या दिल बाहर निकाल के समझा दें? बोलो, फील हुआ सेंटरिंग क्या होता है? फील हुआ सेंटरिंग क्या होता है, हाँ या ना? पहला एडजस्टमेंट सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग का पहला टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है कि आप पहले सेंटरिंग करेंगे, सेंटर को मैच कराएंगे, फिर मेजरमेंट करेंगे। सेंटरिंग करने के बाद क्या अगला काम क्या करते हैं? ये जो कंपास था, तुम्हें नहीं लगता ये ऊपर एक ग्लास था, नीचे मेटल का डब्बा था, फिर हमारी बीच में कहीं ये ग्रेजुएटेड रिंग थी। अगर ये कंपास टेढ़ा होगा तो तुम्हें नहीं लगता है ये जो निडल, जब ये रिंग हमारी घूमेगी तो ये ऊपर वाले ग्लास से फंस सकती है? जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर हमारा कंपास कुछ इस पोजीशन पे है तो जब ये रोटेट करेगी तो ये इसमें इसमें क्या होगा? अगर इन दोनों का कांटेक्ट हो रहा होगा तो ये ग्लास जो है वो इस ग्रेजुएटेड रिंग को फ्रीली नहीं घूमने देगा, खेल खराब हो जाएगा। तो भैया इस कंपास को थोड़ा सा लेवल्ड करो ताकि इसकी ये जो प्लेट है, इसकी ये जो प्लेट है ये फ्रीली झमाझम ऐसे 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 फड़फड़ाए। देखो ऐसे 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 टेढ़ा कर दोगे तो फिर नहीं फड़फड़ाएगी। देखो फंस रहा है मामला। ऐसे अगर परफेक्ट लेवलिंग कर दोगे तो देखो कैसे झमाझम ये बिल्कुल आपकी जो रिंग है वो मूव कर रही है। दिख रहा है कि नहीं? काला काला पेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, हम सोच रहे कंपास हमपास सब खरीद लें, सब यहीं धर दिया करें ऐसे। ये देखो लाइव क्लास में चल रहा है, एकदम अलग ही मजा आ जाए। अब सोच रहे हैं, सोचा है, अब इस पे काम किया जाएगा। हाँ, वैसे हम तुम्हें ऐसे ही दिखा देंगे, बस तुम देखने की इच्छा रखो, तुम देखने की इच्छा रखो। तो ये भैया हो गया तुम्हारा लेवलिंग। दूसरा एडजस्टमेंट क्या होता है कंपास का? लेवलिंग। और तीसरा एडजस्टमेंट होता है ये जो आई पीस हैं, ऑब्जेक्टिव पीस हैं, इनको भी तो प्रॉपरली एडजस्ट कर लें। वो अगेट कैप दिखाया था, ढक्कन अक्कन तो खोलो तब तो रीडिंग दिखेगी। ऑब्जेक्टिव पीस जो है उसको परफेक्टली 90 डिग्री पे कर लीजिए, तब तो फिर मेजरमेंट लेने के लिए मामला सेट होगा। देयर आर 3 टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ द कंपास। और ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट जब जब आप इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरे सर्वे में केवल ए पॉइंट पे टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर लिए, खुश हैं बहुत। अरे नहीं भैया, ए पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट रखा है, सेंटरिंग करो, लेवलिंग करो, एडजस्टमेंट ऑफ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव पीस करो, जो मेजरमेंट लेने हैं ले लो।
इंस्ट्रूमेंट को उठा के जब बी पॉइंट पे, बी स्टेशन पे ले जाओगे, फिर से यही काम करना पड़ेगा बिफोर टेकिंग एनी मेजरमेंट। बी पे मेजरमेंट करने के बाद इंस्ट्रूमेंट को उठा के सी पॉइंट पे ले जाएंगे और टेम्परेरी एडजस्टमेंट परफॉर्म करेंगे। अबे इसीलिए तो इसको टेम्परेरी एडजस्टमेंट बोलना है कि जब जब हम इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करेंगे, तब तब जब तक हम इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तभी तक के लिए ये एडजस्टमेंट वैलिड है। एक बार आपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज किया, दोबारा से एडजस्टमेंट करो। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ द एडजस्टमेंट्स आर नोन एज द टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब तो नहीं पूछोगे क्या होते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट, जल्दी बोलो हाँ या ना। अब तो नहीं पूछोगे क्या होते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ द कंपास, जल्दी बोलो हाँ या ना। चलें आगे। तो अब जरा फील करो मेरे साथ कि तुमने ए पॉइंट पे रखा ट्राइपॉड, उसके ऊपर रखा कंपास, सब कुछ टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर लिया, और अब आपने बी पॉइंट पे एक बंदे को रेंजिंग रॉड लेके खड़ा कर दिया। बी पॉइंट पे एक बंदे को रेंजिंग रॉड लेके खड़ा कर दिया। अब कंपास को जब हम फ्रीली छोड़ देंगे, तो तुम्हें नहीं लगता है ये नॉर्थ और साउथ अपने आप लोकेट कर लेगा? जल्दी बोलो हाँ या ना। भैया कंपास है खिलौना, इस खिलौने से यही खेल खेलना था कि ये जब निडल, ये जो प्लेट है जब आराम आएगी, सेटल होगी, तो ये नॉर्थ और साउथ की पोजीशन बता रही होगी। जब ये नॉर्थ और साउथ की पोजीशन बता रही है, इसका मतलब ये वाला हमें मिल गया मैग्नेटिक मेरिडियन। दिखेगा कुछ नहीं, सब मन की आंखों से हो रहा है, दिखेगा कुछ नहीं। ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन। अब हम कंपास के आई साइड से साइड करेंगे ऑब्जेक्टिव साइड वाली रेंजिंग रॉड। जैसे ही ऐसे साइड किया, तुरंत प्रिज्म की हेल्प से रीडिंग देखेंगे, तुम्हें नहीं लगता ये वाला एंगल बता देगा? जल्दी बोलो हाँ या ना। आई साइड, ऑब्जेक्टिव साइड और बी पॉइंट की रेंजिंग रॉड, ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, और इस तरीके से आप साइड कर रहे हैं। ये एंगल कितना होगा, क्या उस कंपास से हम देख सकते हैं? हाँ, जल्दी बोलो हाँ या ना। बहुत एनर्जी लगा दी हमने तुम्हारे लिए, सांस ही फूल गई, प्राण ना निकल जाए किसी दिन, हमें लग रहा है। बोलो भाई, समझ में आ गया? भाई यही तो करना था। देखो ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन था, ये तुम्हारी लाइन ऑफ साइट है। अबे दोनों एक ही प्लेन पे तो हैं, ये दोनों एक ही प्लेन पे तो हैं, तभी तो ये प्यारा सा जो एंगल है, इसको हॉरिजॉन्टल एंगल चिल्ला रहे हैं हम लोग कल से। क्योंकि रेफरेंस मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसलिए जो प्यार से आपने एंगल मेजर किया है, इसी प्यारे से एंगल को मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी बोल दें। और तुम्हें अगर दिक्कत ना हो तो इसी बियरिंग को फोर बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी बोल दें। इसी बियरिंग को फोर बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी बोल दें। देखो एक रीडिंग मेजर करके तुम्हें बता दी है। अब हम जा रहे हैं, हमारी क्लास है। अब क्या पार्क में तुम्हारे साथ बैठे रहें? बाकी सभी पॉइंट की बियरिंग मेजर करके आओ, ये पन्ना देना आगे शाम को घर में, ये मेजरमेंट करके आओ, मिलते हैं घर में। कर लोगे? जाएं। हर लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग मेजर करो। तो यहां से मेजर करा था, यहां से मेजर करा था θ1, यहां से मेजर करा था α1, यहां से मेजर करा था θ2, यहां से मेजर करा था α2। अब यही करते रहे हम, बताओ हम यही करते रहें? अरे समझोगे कैसे नहीं, समझाएंगे यार हम। हैं, जाओ करो मेजरमेंट, हर लाइन की लेंथ मेजर करो, हर लाइन की फोर बियरिंग मेजर करो फॉरवर्ड डायरेक्शन में,
हर लाइन की बैक बियरिंग मेजर करो और घर आ जाना, फिर घर में मिलते हैं। और यहाँ नोट कर लेना, θ1 α1, θ2 α2, θ3 α3 एंड सो ऑन। ज्यादा ही जज्बाती हो गया लगा है। समझ आ गया? चलो समझ आ गया तो हम इतना करने को तैयार हैं। फील हुआ? फील हुआ फील्ड वर्क? पूरे मेजरमेंट तुमने कर लिया, टहलते हुए तुम आ गए, ये लेके आ गए मेरे पास शाम को, सर ये लीजिए कंपास सर्वे किया तो उसका डेटा ये है। अबे डेटा कलेक्ट करना काम था क्या? हमें बनाना था मैप, हमें बनाना था मैप। तुमने ये डेटा दिया, अब हम भी बैठ गए शाम को फुर्सत में, हमने लिया एक पेपर, हमने लाओ जरा खेलें। हमने लिया एक पेपर, कोई भी मैप बनेगा तो स्केल में बनेगा। पहले पॉइंट ए को लोकेट किया, ए से ए बी जो लाइन थी, फोर बियरिंग θ1 बैक बियरिंग α1 की बेसिस पे बी को लोकेट कर दिया, और डिस्टेंस L1 के बेसिस पे C D E F G H I J K L M N जो भी था, खत्म, टाटा बाय बाय। पारक कागज में उतर गया है। इन सभी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग और जो भी स्केल है उसके बेसिस पे क्या मैं इन सभी लाइन की पोजीशन को प्लॉट कर सकता हूं? अब हमें वहां पार्क जाने की जरूरत नहीं है, ये जो डेटा तुमने हमें दिया है ना, इस डेटा के बेसिस पे मेरा क्वेश्चन से खेलने की इजाजत कब दो? कंट्रोल उदय, कंट्रोल, मौका मिलेगा। अभी तो तलवार में धार लगाई जा रही है, अभी सब मौका मिलेगा। अभी तो धार लगाई जा रही है, रुक जाओ, भी निपटा देंगे सवाल को। बन गया भैया मैप बेस्ड ऑन द दिस डेटा। अब मैं ऑफिस में, ये सब बैठे बैठे घर में हो रहा ऑफिस में। अबे तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या थे ऑपरेशंस इन सर्वेइंग? प्लानिंग, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, एंगल के लिए कंपास यूज करेंगे, डिस्टेंस के लिए टेप यूज करेंगे, हो गई प्लानिंग। दूसरा फील्ड वर्क डेटा कलेक्शन करके दिखाया। तीसरा ऑफिस वर्क, प्लॉट करो उस डेटा को, प्रोसेस करो उस डेटा को, खत्म। चौथा बन गया मैप, चौथा बन गया मैप। मत बोलो तुम, मत बोलो कि सर समझ में आ गया, मत बोलो सर की समझ में आ गया। नहीं ना ही बोलो, क्या करोगे बोल के? कंपास सर्वे खत्म हो गया। तो कोई आज के बाद तुमसे जीवन में पूछे कि कंपास सर्वे में मेजरमेंट के नाम पे तुम क्या करते हो, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बताना कुछ नहीं करते। कंपास सर्वे में मेजरमेंट के नाम पे केवल और केवल हम बियरिंग मेजर करते हैं। वो बियरिंग फोर बियरिंग होती है और बैक बियरिंग होती है। सिद्धार्थ कह रहे हैं किया है सर ये ग्राउंड पे, कुछ ऐसा ही फील हुआ था, जल्दी बताओ। जब पहली बार कंपास के साथ तुम गए थे ग्राउंड पे, तो ऐसा ही कुछ फील हुआ था जैसा अभी फील हुआ? यादें ताजा हो गई सिद्धार्थ की, सिद्धार्थ की यादें ताजा हो गई। इसके अलावा और कोई मेजरमेंट नहीं करते हैं। कंपास सर्वे में केवल फोर बियरिंग और बैक बियरिंग ही मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट की अगर बात किया जाए, मेजरमेंट के लिए अगर बात किया जाए, मेजरमेंट के लिए अगर बात किया जाए तो कंपास सर्वे में केवल हम बियरिंग मेजर करते हैं।
तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए, तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर एक लाइन की बियरिंग, आप ही तो बोलते थे कि दो मेजरमेंट कर लो। अगर मैंने इस लाइन की लेंथ मेजर कर ली है और ये एक एंगल मेजर कर लिया है, तो अननेसेसरी किसी भी लाइन की एक ही बियरिंग और एक ही लेंथ मेजर करके भी तो काम चल सकता था। सर वाई यू आर मेजरिंग द टू बियरिंग फॉर द सेम लाइन, एक ही लाइन के लिए आप दो बियरिंग क्यों मेजर कर रहे हैं, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्यों मेजर कर रहे हैं? अगर हम केवल लेंथ मेजर कर लेते, अगर हम केवल फोर बियरिंग मेजर कर लेते, तो भी तो हम लाइन को करेक्टली डिफाइन कर सकते थे। ये सवाल अगर दिमाग में नहीं आया है तो ले आओ, इसका जवाब मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। इसका जवाब मिलेगा लेकिन अभी नहीं। ठीक, अच्छा जवाब भी पता है तुम्हें, काफी तेज नहीं हो गए हो। हम कह रहे हैं अभी जवाब नहीं मिलेगा, यहाँ धड़ाधड़ जवाब दिए पड़े हैं, बहुत ही बढ़िया। देखो देखो देखो, हाय गजब, एकदम बिल्कुल खिलाड़ी बन गए हो तुम तो। हम्म, सही है भैया। तो इसका जवाब मिलेगा। खत्म 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 कंपास सर्वे, खत्म। आओ देखें, बहुत कुछ दिखा दिया। तो ये प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के बारे में जो कुछ बताया है, इनके फीचर्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, एक बार रेफर कर लेना, बता सब दिए हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट इन द कंपास सर्वेइंग की अगर बात करें, तो मैंने आपको बता दिया टेम्परेरी एडजस्टमेंट पहला होता है सेंटरिंग, जो होता है सब बता चुके हैं। दूसरा होता है लेवलिंग, और तीसरा होता है फोकसिंग या एडजस्टमेंट ऑफ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव पीस। आई पीस और ऑब्जेक्टिव पीस का एडजस्टमेंट, ताकि आप प्रॉपर रीडिंग दे पाए, प्रॉपरली पॉइंट को क्या कर पाए, प्रॉपरली पॉइंट को लोकेट कर पाए। सर फोर बियरिंग बैक बियरिंग 180 होगा ना? वाह, सब बताएंगे। आकाश बिल्कुल परेशान मत हो, सब बताएंगे। अभी तक जो बताया है वो समझ में आ गया कि नहीं? अभी तक जो बताया है वो समझ में आ गया कि नहीं, बस ये बता दो। मेजरमेंट के नाम पे क्या करते हैं ये बता दिया है। अब इस मेजरमेंट का क्या क्या यूज करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के डिस्कशन करेंगे। अभी अपने पास कंपास सर्वे में बहुत कुछ है बात करने के लिए। बोलो। एक एक अगर चलो अब इतना इंसिस्ट कर रहे हो, ऐसे मन तो नहीं था मेरा बताने का। देखो तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताऊं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बता दूं कंपास सर्वे के, समराइज कर लेते, कंक्लूड कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। देखो बेटा, पहली बात तो मैंने क्या बताया था कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग जो मेन डिफरेंस है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में जो मेन डिफरेंस है वो केवल और केवल डायरेक्शन का है। देयर इज अ ओनली डिफरेंस ऑफ द डायरेक्शन इन द टर्म फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं। रेफरेंस दोनों के लिए सेम था, रेफरेंस हमारा नॉर्थ था, डायरेक्शन दोनों के लिए सेम थी, डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी। केवल अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने कोई एंगल मेजर किया है, तो उसके लिए हम लोगों ने फोर बियरिंग टर्म यूज कर लिया। और अगर डायरेक्शन ऑफ सर्वे के अपोजिट कोई मेजरमेंट किया है, तो उसके लिए हम लोगों ने टर्म यूज कर लिया बैक बियरिंग। ये बात मैं ऑलरेडी आपको तसल्ली से, इत्मीनान से बता चुका हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बोले ना, तो वो दूसरा ऑब्जर्वेशन है फॉर एनी लाइन, किसी भी लाइन के लिए। चलो अगर मैं एक लाइन खींच देता हूं, ये लाइन है ए बी। अब देखो जरा, अगर मैं इस लाइन की ए बी की फोर बियरिंग मेजर करने जा रहा हूं, तो पहले तो सबसे पहले लोकेट करो मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो इस लाइन ए बी की जो फोर बियरिंग होगी, क्या वो वही एंगल होगा थीटा 1? जल्दी बोलो हाँ या ना। इस लाइन ए बी की जो बैक बियरिंग होगी, क्या वो ये एंगल होगा अल्फा 1? जल्दी बोलो हाँ या ना। थीटा 1 है बेटा फोर बियरिंग, फोर बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी, और अल्फा 1 है बेटा बैक बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी। अल्फा 1 है जो है वो है बैक बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं ऐसे,
तो ये दोनों जगह मैग्नेटिक मेरिडियन अगर ये पैरेलल लाइन है, तो मेरे लाल, मानो या ना मानो, ये वाला जो प्यारा सा एंगल होगा वो θ1 के बराबर होगा। आराम से देख लो, मानो या ना मानो। अरे हिंदी में इसको बोलते हैं एकांतर कोण। हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, देखो हम तुम्हें पहले बता दे रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते थे एकांतर कोण, सही बोलते हैं। और कोई हिंदी मीडियम वाला हो तो कंफर्म कर देना। तो अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी θ1 होगा। और मेरे लाल, अगर मैं बोलूं किसी भी लाइन के लिए अगर हम फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस निकालें, मॉड लगा दिया है, अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ एनी लाइन कितना होगा, सब हम ही बताएंगे। क्या तुम कुछ नहीं करोगे? किसी भी लाइन का फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस कितना होगा? किसी भी लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस कितना होगा? तो अगर आज के बाद मैं तुम्हें किसी लाइन की फोर बियरिंग बता दूं, तो बैक बियरिंग बता दोगे तुम मुझे? जल्दी बोलो हाँ या ना। किसी लाइन की फोर बियरिंग 20 डिग्री है, उस लाइन की बैक बियरिंग कितनी होगी? किसी लाइन की फोर बियरिंग 20 डिग्री है, उस लाइन की बैक बियरिंग क्या होगी? विजुलाइज करना। सो देखो कि 20 डिग्री है तो लाइन कहां पर लाई करेगी, अपने आप सब दिखेगा, याद कुछ नहीं करना है। किसी लाइन की फोर बियरिंग अगर 20 डिग्री है तो बैक बियरिंग क्या होगी? अबे प्लस करेंगे मेरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? देखो ये होता है, अगर मैं बोलूं किसी लाइन की फोर बियरिंग 20 डिग्री है, इस लाइन की बात कर रहे हो, देखो ये लाइन कहां पर लाई करेगी, ये वाला एंगल पूछा गया है। तो ये तो हो गया 20, बोलो, और ये हो गया 180, तो 200 डिग्री हो गई ना बैक बियरिंग। कैसी बातें कर रहे हो यार? अब समझ गए? इसीलिए कह रहा हूं विजुलाइज करो, फिर याद करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। प्लस माइनस 180 डिग्री, प्लस माइनस 180 डिग्री। अभी क्लियर है? तो आपने एक ही लाइन की दोनों बियरिंग क्यों ली थी? अब इसका जवाब भी आपको मिल गया है। सर हमने इतनी मेहनत करी थी, हमने फील्ड में जाके इतने सारे लाइंस के, हमने फील्ड में जाके इतने सारे लाइंस के मेजरमेंट किए थे। हैं तो सर हम इंसान ही ना, हैं तो इंसान ही ना। मान लो कोई बियरिंग हमने गलत नोट कर ली, घर आगे पता चला बियरिंग गलत हो गई है, सही मैप बना पाओगे गलत बियरिंग से? किसी भी लाइन की अगर कोई बियरिंग गलत हो गई है, किसी भी लाइन की अगर लेंथ गलत हो गई है, तो क्या उस गलत डेटा की हेल्प से सही मैप बना पाओगे? और इतनी सारी रीडिंग्स तुमने ली हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन सी रीडिंग गलत हुई है? कैसे पता चलेगा कौन सी रीडिंग गलत हुई है? घूमते रहना, उसी में परेशान रहना, पूरा सर्वे वर्क दोबारा से करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, कहीं कोई गलती होगी ना, ऐसे पता कर लेंगे कहां पर गलती हुई है। अबे फॉर्मूला मत को यार भाई, मेरे प्राण बाहर निकल जाएंगे। कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो बता ही नहीं रहा हूं मैं, फॉर्मूला तो बता ही नहीं रहा हूं। तुरंत पता कर लेंगे कि भाई कोई भी लाइन की बियरिंग है उसमें कहीं कोई गलती होगी तो तुरंत पता चल जाएगा। जब गलती पता चल जाएगी तो सुधार करना हमको आता है, नहीं आता तो आ जाएगा। अगर हम कहीं एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो करेक्शन तो अप्लाई कर ही लेंगे। कल बताया था एरर और करेक्शन, कल बताया था एरर और करेक्शन, और बार बार बताया था कि केवल चैन सर्वे के लिए नहीं है ये, केवल टेप सर्वे के लिए एरर और कंसेप्ट का, करेक्शन का कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया था। कोई भी मेजरमेंट हो, कैसा भी मेजरमेंट हो, कोई भी मेजरमेंट हो, कैसा भी मेजरमेंट हो, एरर और करेक्शन का कंसेप्ट कल ही खत्म कर दिया है। एरर होगी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, करेक्शन होगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। कुछ तो बोल दो यार, गुस्सा हो क्या? कुछ भी नहीं बोलोगे? कुछ भी नहीं बोलोगे? कुछ भी नहीं बोलोगे?
ना बोलो। एंगल ऑफ डिप, या फिर इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक टर्म ये है, ये समझ लो। एक टर्म और पढ़ लेते हैं। कंपास सर्वे का फील्ड वर्क देख लिया, कंपास सर्वे से मेजरमेंट कर लिया, प्रिज्मेटिक कंपास से रूबरू हो लिए, सर्वेयर कंपास से रूबरू हो लिए। एक टर्म और पढ़ लेते हैं, फिर आगे बातचीत करेंगे। ये एंगल ऑफ डिप क्या होता है? ये एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, ये होता है वर्टिकल एंगल। अभी तक जितने भी एंगल की बात की है आपने, वो सभी के सभी एंगल जो थे वो हॉरिजेंटल एंगल थे। अभी तक कंपास सर्वे में हम लोग जितने भी एंगल की बात कर रहे थे, वो सभी एंगल, चाहे वो बियरिंग हो चाहे वो डिक्लिनेशन हो, वो सभी हॉरिजेंटल एंगल थे। ये एक नया टर्म आया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये हॉरिजेंटल एंगल नहीं है, ये वर्टिकल एंगल है। अरे वर्टिकल एंगल है तो किसी न किसी दो लाइन के बीच में होगा ना, या किसी न किसी दो प्लेन के बीच में होगा। तो इट इज द वर्टिकल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक, इट इज द वर्टिकल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन एंड अर्थ सरफेस। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन और अर्थ सरफेस के बीच का जो एंगल होता है, ये होता है एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन। What do you mean by the angle of dip or angle of depression? It is the vertical angle between the magnetic flux line and earth surface. सर हमें मजा नहीं आ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अरे रुको भैया रुको, अभी जादू शुरू हुआ है। ये है हमारी अर्थ, सभी हम लोग जानते हैं, धरती माता। ये है अर्थ, और अर्थ का हो गया ये नॉर्थ पोल, और अर्थ का हो गया ये साउथ पोल। मुझे तो बचपन में पढ़ाया गया था, पता नहीं तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं। 11वीं कक्षा में, 11वीं क्लास में मैग्नेटिक निडल की हेल्प से बनवाया भी गया था 5 नंबर के लिए। लगे पड़े 2-4 घंटे, लाइनें खींच रहे हैं मैग्नेटिक निडल की हेल्प से। याद आया तुम्हें? तुम्हारे साथ भी हुआ था कि नहीं? ये तुम्हारे साथ भी हुआ था ये कि नहीं? ये जल्दी बोलो हाँ या ना। तुम्हारे साथ भी ये हुआ था ऐसा कुछ, कि नॉर्थ से ये लाइंस निकल रही थी, साउथ में जा रही थी, ये खेला चल रहा था? बोलो हाँ या ना। बोलते नहीं हो यार, ये बड़ी दिक्कत है। हुआ था कि नहीं? दीज आर द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, दीज आर द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। मन की आंखों से विजुअलाइज करो, देखो ये पोल, पोल होते चपटे, पढ़ा सुना है? हमारे अर्थ के जो पोल हैं वो फ्लैट हैं। मतलब अगर नॉर्थ पोल पे जाके हम अर्थ सरफेस को देखें जाके, तो कुछ इस तरीके की हरी हरी अर्थ सरफेस दिखेगी, चपटा प्लेन मिलेगा, फ्लैट प्लेन मिलेगा नॉर्थ में। अरे बोलो हाँ। और नॉर्थ पोल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है वो इस तरीके से निकल रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगी। अर्थ सरफेस और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या एक ही प्लेन पे हैं? जल्दी बोलो हाँ या ना। अर्थ सरफेस और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या एक ही प्लेन पे किसी को दिख रही हैं? हमें तो नहीं दिख रही हैं। ये अर्थ सरफेस वाला प्लेन है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन वाला प्लेन है। इनके बीच का जो एंगल होगा वो हॉरिजेंटल एंगल होगा या वर्टिकल एंगल होगा? इनके बीच का जो एंगल दिख रहा है तुम्हें, ये हॉरिजेंटल एंगल है या वर्टिकल एंगल है? मत बोलो। क्या लिखा है? जल्दी बोलो क्या लिखा है, जल्दी बोलो क्या लिखा है, जल्दी बोलो क्या लिखा है। What do you mean by the angle of dip or angle of depression? It is the vertical angle between the magnetic flux line and the earth surface.
तो अगर धरती के पोल्स की बात करें, पोल्स पे, तो ये एंगल हमें कितने डिग्री का दिख रहा है? अगर धरती के पोल्स की बात करें तो ये एंगल हमें कितना दिख रहा है? इक्वेटर पे अगर बात करें तो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन होगी और यही तुम्हारी अर्थ सरफेस होगी। ये देखो, अगर इक्वेटर पे बात करें, अगर इक्वेटर पे बात करें तो बताओ ये एंगल, वर्टिकल एंगल कितना होगा? अबे जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वर्टिकल एंगल कितना होगा? अर्थ सरफेस और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, इन दैट केस व्हाट विल बी द वर्टिकल एंगल? अरे नालायक, कोई कह रहा 90, कोई कहाँ कुछ, कोई 180, क्या खेल रहे हो? अबे उस केस में वर्टिकल एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। पोल्स और इक्वेटर के अलावा एट एनी अदर पोजीशन, और कहीं पे अगर तुम्हें इस वर्टिकल एंगल को मेजर करना है तो मानो या ना मानो ये एंगल जो होगा वो 0 से लेके 90 डिग्री तक वेरी करेगा। मानो या ना मानो ये एंगल जो होगा वो 0 से लेके 90 डिग्री तक वेरी करेगा। बातें अगर समझ में आ गई हो तो चैट बॉक्स में बता दो। ये सवाल डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। What will be the angle of dip at the poles? What will be the angle of dip at the equator? What will be the angle of dip at any other location? जवाब तुम्हारे सामने है, जवाब तुम्हारे सामने है। तो ये कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप सभी को सभी बातें क्लियर हैं। आई होप सभी को सभी बातें क्लियर हैं। तो कंपास सर्वेइंग में पूरी की पूरी बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पढ़ ली, इत्मीनान से, तसल्ली से, सुकून से पढ़ ली। कंपास सर्वेइंग में मेजरमेंट, कंपास सर्वेइंग में क्या क्या मेजरमेंट करने हैं? फोर बियरिंग मेजर करना है, बैक बियरिंग मेजर करना है, किसी लाइन की लेंथ मेजर करना है, फील्ड वर्क कैसा होगा, और एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा होगा। सर एक बार इक्वेटर पे कैसे 90 डिग्री हो रहा है? कहाँ इक्वेटर पे 90 डिग्री हो रहा है? इक्वेटर पे 90 डिग्री कहाँ हो रहा है? ये कहाँ बता दिया हमने? इक्वेटर पे तो ये वर्टिकल एंगल 0 है ना। इक्वेटर पे ये तुम्हारी अर्थ सरफेस है चटर्जी, और इक्वेटर पे ये तुम्हारी ये पोजीशन है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन की। इन दोनों प्लेन के बीच में वर्टिकल एंगल बताओ कितना है? बताओ। यस, 0 से लेकर 90 डिग्री। नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे ये एंगल 90 डिग्री है, इक्वेटर पे ये एंगल 0 डिग्री है। इसके अलावा अगर किसी और पोजीशन की बात करोगे तो वहां जो भी एंगल होगा वो 0 से लेकर 90 के बीच में होगा, ये बोल रहा हूं। एट एनी अदर पोजीशन द एंगल ऑफ डिप और द एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी इन द रेंज ऑफ 0 to 90 डिग्री, विल बी इन द रेंज ऑफ 0 to 90 डिग्री। तो अब हम लोगों ने ये लगभग लगभग कंपास सर्वेइंग के पूरे कंसेप्चुअल पार्ट को कवर कर लिया है। अब अगला सवाल आता है कि इस बियरिंग की हेल्प से और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ तो मेजरमेंट किए हैं और कुछ करेंगे कैलकुलेशन, कुछ तो मेजरमेंट किए हैं, कुछ करेंगे कैलकुलेशन, जैसे इंटीरियर एंगल, इंक्लूडेड एंगल, बियरिंग की हेल्प से एंगल कैसे मेजर करें, एंगल की हेल्प से बियरिंग कैसे मेजर करें, ये समझेंगे और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद लोकल अट्रैक्शन का एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे सभी एग्जाम के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। तो एक बार ये सभी कंसेप्ट समझने के बाद फिर हम लोग मूव करेंगे लोकल अट्रैक्शन की तरफ। और लोकल अट्रैक्शन जो होगा वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा कंपास सर्वेइंग का। इस तरीके से लगभग लगभग हम लोग बोल सकते हैं
कि कंपास सर्वेइंग के आखिरी पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं। तो अभी 2 क्लास लगेंगी लगभग लगभग, ठीक है। तो कंपास सर्वेइंग के डिस्कशन को बेहतरीन तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद फिर जो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा ट्रैवर्स सर्वे। तो सवाल लगाना स्टार्ट कर सकते हैं अब आप। गेट और ईएससी पीवाईक्यू, गेट और ईएससी पीवाईक्यू, बियरिंग से रिलेटेड, डिक्लिनेशन से रिलेटेड, एंगल ऑफ डिप से रिलेटेड, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग से रिलेटेड, जितने भी सवाल जहां पर भी देखने को मिले अब आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज कल तो हम लोग इसको कंप्लीट ही कर लेंगे। तो कल कंपास सर्वेइंग का डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पहली क्लास में। आज भी क्लास है भाई, अभी पढ़ेंगे। अभी जो मैंने एंगल्स के बारे में बताया है उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। मान लिया जाए कि इस क्लास का पूरा डिस्कशन सभी को क्लियर है, इस क्लास का पूरा डिस्कशन सभी को क्लियर है, बताओ भाई। अगर हाँ तो एज यूजुअल चैट बॉक्स को लाल करके मुझे इत्तला कर दीजिए कि द डिस्कशन ऑफ दिस क्लास इज क्लियर टू एवरीवन। मुलाकात होगी हमारी, अगली मुलाकात होगी 8:30 PM पे। क्लास को ज्वाइन करने में तनिक भी देरी मत करना, सभी लोग क्लास को टाइम पे ज्वाइन कर लेना। इससे रिलेटेड और भी कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं इन द फर्दर क्लास। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, थैंक यू।